हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका कैरियर एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज से अपन सब कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान फिजिक्स की क्लासेस इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लेंगे और इस क्लासेस में मैं आपको डेली चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज न्यू वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आप आराम से घर बैठ के उनको लर्न कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने कैरियर एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनमाल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से, स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्लासेस के माध्यम से अपनी अच्छे से कॉपी के अंदर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और जब भी अपना स्कूल रीओपन होगा तो अपन उस नोट्स को वापस एक बार रिवाइज करेंगे। उस टाइम अपने समय की बचत रहेगी। आज ये सेकंड क्लास है। मॉर्निंग में एक क्लास इसी चैप्टर की, इसी टॉपिक की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हुई थी और ये है आपके लिए हिंदी मीडियम क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स की क्लास। सबसे फर्स्ट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर विद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स इंग्लिश में यूज़ करूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। नॉर्मल इंग्लिश में भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व में अपने आप में आपके 12th क्लास की फिजिक्स में ये नाम बहुत ही बड़ा मायने रखता है। इसके अंदर आपका 12th क्लास का मैक्सिमम सिलेबस, ज़्यादातर सिलेबस आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी हेडिंग में डालूंगा, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। आवेश के बारे में तुम लोगों ने सबने नाम सुना होगा, 10वीं क्लास में भी अपन ने पढ़ा होगा। आवेश, आवेश को अपन बोलते हैं हिंदी में क्या? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब आवेश, आवेश को अपन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आवेश को अपन 3 अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से देखते हैं कि आवेश के अपन 3 स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 स्टेट अपन आवेश की बना के देखते हैं तो अपन को कुछ नई चीज़ दिखती है। वो क्या दिखती है? देखो कि आवेश के ये 3 स्टेट मैंने बनाए हैं। सबसे फर्स्ट है वो आवेश क्या है? रेस्ट है, मतलब स्थिर है। क्या है? स्थिर। आवेश क्या है? स्थिर है। आवेश क्या है? रेस्ट पोजीशन में। कैसी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। सेकंड है आवेश गतिशील है। कैसा है? गतिशील आवेश है, मूविंग चार्ज है। थर्ड है वो आवेश क्या है? त्वरित है। कैसा आवेश है? त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज। ये 3 कंडीशन है। इस तीनों कंडीशन में अपन देखते हैं कि सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है स्थिर आवेश। तो आवेश जब स्थिर होता है तो अपन उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर अपन जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? विद्युत क्षेत्र के बारे में करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? विद्युत क्षेत्र के बारे में। सेकंड है वो आवेश क्या है? गतिशील है। इसको अपन क्या बोलेंगे? चुंबकत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चुंबकत्व बोलेंगे। और इसके अंदर अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड कंडीशन है वो है त्वरित आवेश। कैसा आवेश? त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये अपने पास 3 चार्ज के अलग अलग स्टेट्स हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेट है वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आवेश है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इस स्थिर आवेश को पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए? आवेश के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। ये अपना बेसिक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे फर्स्ट आपको हेडिंग लगाने का बोलूँगा कि आवेश। क्या हेडिंग डालेंगे आज अपन? आवेश, चार्ज। चार्ज हेडिंग डालेंगे सब लोग। चार्ज क्या चीज़ होती है? आवेश क्या चीज़ होती है? इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो अपन आज स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने हेडिंग डाली आवेश। आवेश को हिंदी में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं?
चार्ज, जिसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, मोटिया क्यू या छोटिया क्यू, जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। इसके अपन गुणधर्म में सबसे फर्स्ट गुणधर्म आता है वो टाइप ऑफ चार्ज, आवेशों का प्रकार। आवेशों का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। सेकंड कौन सा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान होना चाहिए कि प्लस प्लस आवेश और माइनस माइनस आवेश यदि आपके पास में आते हैं तो इसमें हमेशा और हमेशा क्या होती है? दुश्मनी रहती है। क्या रहती है? दुश्मनी रहती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण रहता है। इसके बाद में यदि प्लस के पास माइनस आ जाएगा तो इसको अंदर क्या रहेगी? दोस्ती रहेगी। दोस्ती रहेगी मतलब इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा भाई? आकर्षण। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी इस आवेशों की क्या है? आवेशों की सेकंड प्रॉपर्टी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम है वो आवेशों का मात्रक होता है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है आवेश की, तीसरा जो गुणधर्म है आवेश का वो ये है कि आवेश है वो कैसी क्वांटिटी है, आवेश है वो कैसी राशि है। तो आवेश है वो क्या राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अपन 11वीं क्लास में बचपन में पढ़ा होगा कि सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ 3 प्रकार की राशि होती है। तो अदिश राशि ऐसी राशि जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती, और सदिश होती तो उसमें दिशा होती है। मतलब चार्ज में किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं है, एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इसका गुणधर्म है वो क्या है कि सबसे छोटे से छोटा आवेश कौन सा है, न्यूनतम आवेश कौन सा होता है, छोटा आवेश कौन सा होता है। तो सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है? सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कि कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन। तुम लोगों ने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। वो किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। तुम लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास मतलब द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन का मास। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये नॉर्मल सी बातें हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है वो प्रोटॉन का मास होता है, जो कि लगभग अपने किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के मास के भी बराबर होता है। ये याद रखना है। आगे ध्यान रखोगे कि जहाँ पे भी अपनी छोटे आवेश की बात की जाए तो आवेश अपन क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश भी आजकल आ चुका है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स, जिसकी वैल्यू जैसे 2e/3, e/3 इस टाइप से है, लेकिन उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अपने लिए जो छोटा आवेश है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और अपन इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा आवेश मानेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। आवेश हमेशा कंजर्व रहते हैं। आवेशों का संरक्षण क्या मतलब क्या समझे? जैसे ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, ये दोनों एक सिस्टम मान लिया। इसके अंदर क्या होता है देखो कि जैसे ये मान लिया 3 चुन्नू मुन्नू है। इसमें कितने चुन्नू मुन्नू है भाई? 3 चुन्नू मुन्नू है। मान लिया इसके अंदर 4 कूलाम चार्ज है, इसके अंदर 5 कूलाम चार्ज है, इसके अंदर मान लिया 2 कूलाम चार्ज है। ये इसके अंदर इन चुन्नू मुन्नुओं ने कुछ कुछ करा। क्या किया? कुछ कुछ करा, और कुछ कुछ करने के बाद ऐसा देखा गया कि मान लिया इसके अंदर 3 कूलाम चार्ज हुआ, इसके अंदर 2 कूलाम चार्ज हुआ, और ये क्यू पड़ा है। ये क्या पड़ा है? क्यू। तो आपको बताना है इस क्यू की वैल्यू क्या है।
आपको क्या बताना है, इस Q की वैल्यू क्या है। इस Q की वैल्यू को देखने के लिए अपन ने देखते हैं कि देखो कि इसकी बॉडी पे टोटल कितना चार्ज, इस बॉडी पे टोटल 4 + 2 + 5, 4 + 2 + 5, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 + Q, 3 + 2 + Q, तो ये कितना हो गया 5 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11 कूलाम चार्ज, 11 कूलाम इज इक्वल टू 3 to 5 5 + Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 कूलाम, कितनी वैल्यू आ गई 6 कूलाम। ये तो अपन इससे डायरेक्ट ऐसे कर लिया, और यदि अपन डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना 5 और 4 9, 9 और 2 11 कूलाम आवेश इसके ऊपर पड़ा है। तो 11 कूलाम आवेश को दुनिया की कोई ताकत 10 नहीं कर सकती और 12 भी नहीं कर सकती। मतलब इस बॉडी के ऊपर भी चाहे चुन्नू मुन्नू कितना भी कुछ भी कर ले कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज है वो कितना रहेगा 11 कूलाम ही रहेगा, 11 कूलाम ही रहेगा। तो सीधा आप देख सकते हैं 3 और 2 कितने हुए 5 के अंदर क्या प्लस किया जाए या क्या माइनस किया जाए कि अपने पास कितना आ जाए 11 आ जाए, कितना आ जाए 11, तो 5 में 6 प्लस करेंगे तभी तो 11 हुआ, तो ये 6 कूलाम मतलब आवेश का चार्ज कितना हो गया, इस Q की वैल्यू क्या आ गई 6 कूलाम 6 कूलाम। ऐसे अपन डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश सदैव क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, आवेश कभी भी उत्पन्न नहीं होते, आवेश कभी भी नष्ट नहीं होते। आवेश सदैव क्या कर सकते हैं अपन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अपन आवेशों को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको कभी भी उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेश होता है वो सदैव द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि कोई भी आवेश है, किसी बिना द्रव्यमान का कोई आवेश संभव नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एसपी बात है कि कोई भी आवेश है बिना द्रव्यमान का कोई आवेश संभव नहीं है। मतलब कोई आवेश है उसका द्रव्यमान होना ही होना है, ये याद रखना है। लेकिन बात करते हैं अपन द्रव्यमान की, क्या किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान है तुम लोगों ने सुना होगा गतिक द्रव्यमान। कैसा द्रव्यमान, बचपन में सुना, ये सारी बचपन की बातें हैं। 11th क्लास में बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा गतिक द्रव्यमान का एक फॉर्मूला देखा होगा कि m = m0 अपॉन √1 - v² c²। कोई दिक्कत इसमें, ये छोटा सा फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला, इसमें देखा कि ये क्या है, ये रेस्ट मास है। कैसा मास है, रेस्ट मास है, स्थिर द्रव्यमान है। कैसा द्रव्यमान है, स्थिर द्रव्यमान है। ये v क्या है, ये किसी वस्तु का वेग है, किसी वस्तु का वेग, कौन सी वस्तु, जैसे अपन जिस वस्तु को फेंकने वाले हैं, चाहे वो ले लिया चाहे किसी को भी ले लिया, किसी को भी फेंकने वाला जो वेग है वो क्या है, v है। c है वो किसका वेग है, प्रकाश का वेग है। क्या है, प्रकाश। और प्रकाश जी किस वेग से चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से प्रकाश जी दौड़े जाते हैं, भागे जाते हैं। ये है अपने पास कहानी। अब इसमें अपन देखते हैं कि द्रव्यमान है वो गति पर या वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो वो देखते हैं कि अपन डेली लाइफ में अपन ने देखा कि अपन ने कभी अपन कितनी स्पीड से भाग गए, क्या अपना द्रव्यमान कम हो गया, नहीं हुआ। तो अपन अपना द्रव्यमान कम नहीं हुआ, तो फिर आज अपन यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान है वो गति पर निर्भर करता है या वेग पर निर्भर करता है। तो वो देखिए कि जैसे मैंने अपन जनरली बात करते हैं, डेली लाइफ की बात करते हैं कि जनरली देखते हैं कि अपन जो वस्तु को फेंक रहे हैं ना, उसका वेग है वो प्रकाश के वेग से, इस वेग से बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम। मतलब v है वो बहुत ही कम है किससे, c से। v इज वेरी लेस देन c। मतलब c की तुलना में v बहुत ही नगण्य है, बहुत ही इतुसा है। और बहुत ही इतुसा है तो बड़े में से इतुसा घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो इस पूरी टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो m = क्या रहेगा, m0 ही रहेगा। कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे आवेश वगैरह की, तो आवेश वगैरह का जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से मान लिया अपन c लगभग v के लगभग क्या होता है, इक्वल रहता है। v लगभग किसके इक्वल हो जाता है, c के इक्वल हो जाता है। जिस वजह से इस टर्म पे फर्क पड़ता है, उस टर्म पे फर्क पड़ने से इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस कंडीशन में, जहाँ वेग बहुत ही ज़्यादा होता है। अत्यधिक वेग की कम स्थिति में जो द्रव्यमान है उसका मान वेग के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ये अपने इस आवेश की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ गुणधर्म है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे,
आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें देखेंगे कि किसी वस्तु पर, मान लिया जैसे ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, फटाफट देखेंगे इसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी, जैसे मेरे पास इसमें भी बहुत सारा चार्ज है, इसमें भी बहुत सारा चार्ज है, कितना चार्ज है क्या पता, ये एक बॉडी है, मान लिया ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये उदासीन है। तो मेरे को पहले ये बताइए क्या उदासीन बॉडी के ऊपर ये अपन कोई भी उदासीन बॉडी ले रहे, मैंने कह दिया इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताइए क्या कोई बॉडी उदासीन है तो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या जीरो होंगे, बिल्कुल होंगे, उपस्थित होंगे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। कभी भी ये मत सोचना कि यदि कोई बॉडी उदासीन है तो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब मेरी इच्छा हुई, ये चलो ठीक है बात होगी कंप्लीट। अब मेरी इच्छा हुई कि इस बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब इसके ऊपर आवेश कैसा हो गया, माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस आवेश हो गया। इधर से इधर मैंने एक इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 के बाद मैंने 25 निकाले, 25 के बाद मैंने 50 निकाले, आवेश ने कभी मना नहीं किया। 50 के बाद भी मैंने कितने 50 निकाल दिए, कितने 25 निकाल दिए, लेकिन आवेश ने कभी मना नहीं किया जाने से। फिर मेरी इच्छा बदली और मैंने यहाँ से आवेश को, मैंने कहा आवेश तू 25.5 चला जा, तू 30.5 चला जा, तू कितना भी चला जा, लेकिन पॉइंटों में चला जा, लेकिन आवेश नहीं माना। आवेश पॉइंटों में, जो भी आवेश मैंने पॉइंटों में ट्रांसफर करने की कोशिश की, आवेश नहीं गया। फिर मुझे समझ में आया कि आवेश कभी भी पॉइंटों में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता। यदि आवेशों को भेजना होगा तो 1 2 3 4 इस टाइप से इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इस जो प्रॉपर्टी है, ये आवेश की जो प्रॉपर्टी है, उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज को कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके अंदर फॉर्मूला होता है Q = ± Ne, Q = ± Ne, जहाँ पे n है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n है वो क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है वो क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q है वो क्या है, कुल आवेश। जिस बॉडी की बात करते हैं उस पर कुल आवेश है वो क्या है, Q। ये याद रखना है। इसके अंदर n की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी होगी, कभी भी n की वैल्यू 1.5 2.3.2 या 2.7 etc नहीं होगी। इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे कि आवेशों के क्वांटीकरण की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। वापस बोल रहा हूँ परिभाषा कि आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। नेक्स्ट आपको इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके बताना है कि कोई कंडक्टिंग बॉल है, कोई कंडक्टिंग बॉल है, उस बॉल को 1 कूलाम धनावेश से आवेशित करने के लिए, जैसे कोई कंडक्टिंग बॉल है, कंडक्टिंग का मतलब होता है मेटेलिक बॉल है जो कंडक्टर है, ठीक है ना, चालक है, चालक को 1 कूलाम आवेश देने के लिए, इसको 1 + 1 कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालने पड़ेंगे, उसकी संख्या आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉल को 1 कूलाम से +1 कूलाम से, मतलब धनावेशित आवेश है ये, इस +1 कूलाम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे Q = ± Ne। आवेश Q दे रखा है कितना, 1 कूलाम, E अपन को पता होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, n ज्ञात करना। अपन को क्या ज्ञात करना है, n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो n बराबर Q का मान कितना है 1 और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करो, n = कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई कूलाम वगैरह मत लगा देना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। ये इतने इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालने पड़ेंगे इस कंडक्टिंग बॉल से, तब जाकर इसके ऊपर कितना आवेश होगा, प्लस का 1 कूलाम आवेश होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो रियल विद्युत, स्थिर विद्युतिकी पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है कूलाम नियम। जो क्या है, कूलाम नियम। हेडिंग डालेंगे अपन
कूलाम नियम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो अपना क्या है? कूलाम नियम, कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ने क्या बताया? देखो, आवेशों के बारे में अपन ने अच्छे से सुना है कि आवेश क्या चीज़ होती है, आवेशों की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब कूलाम लॉ, कूलाम जी ने ये बताया कि अपन ने अभी तक थोड़ी देर पहले देखा था कि आवेश प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, लेकिन वहां पर बल कितना लगेगा, किस बातों पर निर्भर करेगा, वो अपन ने नहीं पढ़ा। वो किसने बताया? कूलाम ने बताया कि जब दो आवेश, स्थिर आवेश होते हैं, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वो कितना होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, क्या आप उनके बीच में किस प्रकार का माध्यम रखेंगे तो उसका लगने वाला बल है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये सारी चीजें किसने बताई? ये सारी चीजें कूलाम जी ने बताई। तो कूलाम के नियमानुसार देखते हैं, अपन इसको स्टडी करते हैं। तो जैसे ये दो आवेश लिए अपन ने, आवेश Q1 और आवेश Q2, ये दो आवेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मान लिया r है। कितनी दूरी है? r। तो कूलाम जी ने बताया, देखो ये प्लस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, कोई भी आवेश हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, तो कूलाम जी ने बताया इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि ये आवेश Q1 जितना ज़्यादा होगा आवेश बल उतना ज़्यादा होगा, Q2 भी जितना ज़्यादा होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2, मतलब Q1 जितना ज़्यादा F उतना ज़्यादा, Q2 जितना ज़्यादा F उतना ज़्यादा, आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है लगने वाला बल। और तीसरी बात इन्होंने बताई, वो ये बताई कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप जिस प्रकार से दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके मध्य लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इन तीनों चीजों को अपन एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो अपन ऐसा लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब समानुपाती अपन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? K, समानुपाती नियतांक K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये अपना क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। जहाँ पर K की वैल्यू है, K का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये है वो बल का, K का मान है। इसके साथ K का मान एक और भी है, वो K है वो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक नई चीज आई है वो ये है कि ये एप्सिलॉन, क्या है ये? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का नाम कभी आपने सुना या नहीं सुना? ये एप्सिलॉन होती है, ये परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता होती है। ये क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। किसकी विद्युतशीलता होती है? निर्वात की या हवा की, वायु की या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसको अपन किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है वो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये तुम्हें याद रखना है। इसके बाद में कूलाम जी ने ये भी बताया, कुछ चीजें और बताई कि यदि इन आवेशों के मध्य यदि ये दोनों समान आवेश है तो क्या लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल इधर उधर लगेगा। लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश है तो आकर्षण लगेगा, इधर लगेगा। अब देखो इसके अंदर कुछ बात, एक फिक्स बात आ रही है। वो ऐसी बात ये आ रही है कि कूलाम जी ने बताया कि इनके मध्य जो लगने वाला बल है ना उसकी एक डायरेक्शन भी फिक्स है कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ये जैसे दो आवेश आ गया, ये Q1 और ये Q2 है, एक पे बल इधर लग गया और एक पे बल इधर लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। दो आवेश है, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश ही लगेगा। मतलब आप बल प्रतिकर्षण है तो उधर उधर लगेगा और आकर्षण है तो इधर इधर लगेगा। ये कूलाम जी ने बताई, एक विशेष बात ये थी। उसके बाद में इसके बारे में कूलाम जी ने बताया कि ये आवेश है, ये नियम है, ये नियम है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है
उस नियम को पालना करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो एक्शन रिएक्शन लॉ, मान लिया इसके ऊपर उसके कारण लगने वाला बल क्या है? F12, तो इसके कारण उस पर लगने वाला बल कितना है? F21। यहाँ पे F12 और F21 हमेशा और हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट होगी। प्रतिकर्षण मतलब इधर, आकर्षण मतलब इधर, दोनों कंडीशन में इनके मध्य की जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी और इक्वल होगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? F12 इक्वल टू F21। आगे लग जाएगा माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। F क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। ये नियम, ये कूलाम का नियम है, वो न्यूटन के तीसरे नियम को पालना करता है, इसलिए ये ऐसा अपन ने लिखा। अब इसके बाद में इस कूलाम जी ने और एक चीज बताई, वो ये बताई, देखो दो चीज तो हो चुकी है। पहली तो ये लगने वाला बल है वो क्रिया रेखा के अनुदिश ही लगेगा, दूसरा है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, और तीसरी बात बताई कि ये जो आवेश है इनके मध्य जो बल है वो इस बीच में माध्यम पर निर्भर करेगा। ये दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो निर्वात में अधिकतम होता है। कहाँ पर अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम। यदि आवेशों के मध्य निर्वात हो या वायु हो तो अधिकतम बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? अधिकतम। और यदि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब पराविद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पराविद्युत पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो विद्युत का क्या हो? कुचालक हो, ऐसा पदार्थ भर दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। और यदि इनके बीच में क्या भर दिया जाए? चालक पदार्थ भर दिया जाए, कंडक्टर मटेरियल रख दिया जाए, तो इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि आवेशों के मध्य चालक पदार्थ रख दिया जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा? शून्य होगा। ये कुछ कूलाम्स नियम की इंपॉर्टेंट बातें थी जो तुम्हें याद रखनी है। इस आधार पर मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं, उन 2 क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। इंग्लिश मीडियम में भी ये सेम क्वेश्चन दिए थे मैंने, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कल की क्लास में इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर तुम लोगों को वापस चेक करने हैं कि आप लोगों ने लिखे है या किया है, सॉल्व किया वो सही है या रॉन्ग। इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है कि 2 आवेश है। कितने आवेश है? 2 आवेश है। आवेश Q1 एंड आवेश Q2। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों? R दूरी है। कितनी दूरी है? R दूरी है। और मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि आवेशों का मान क्या है। आवेशों का मान अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को फिर भी ज्ञात करना है कि इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का न्यूनतम मान, मिनिमम मान कितना होगा, कम से कम बल कितना लगेगा, वो तुम लोगों को क्या करके बताना है? ज्ञात करके बताना है। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि 2 आवेश Q1 और Q2 है, उन आवेशों के मध्य की दूरी R है। दोनों आवेशों का मान अपन को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इन आवेशों के मध्य लगने वाला मिनिमम से मिनिमम, कम से कम बल कितना होगा, वो अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है कल। सेकंड क्वेश्चन है कि इसी प्रकार 2 आवेश और है जो Q1 है और Q2 है। इसमें अपन को पता है कि Q1 का मान 4 कूलाम है, Q1 का मान है वो 2 कूलाम है, दोनों के मध्य की दूरी R है। अब बताओ, इसका मास है, पहले वाले का मास है 2 किलोग्राम, दूसरे वाले का मास है 4 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 4 किलोग्राम। मैंने ये t बराबर 0 समय की बात की, ये t बराबर 0 समय के बाद मैंने इसको क्या कर दिया? इस सिस्टम को रिलीज कर दिया। इस सिस्टम को रिलीज करने के t समय पश्चात, कितने समय पश्चात? t समय पश्चात देखा कि ये Q2 चार्ज है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है। कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है। और ये मैंने इसको भी देखा कि ये भी भाग रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि ये कितने वेग से भाग रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हो, अपना नाम लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का, कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो ये, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर तुम्हें सॉल्व करके देना है। या जिससे सॉल्व नहीं हो वो भी कोशिश करना, सॉल्व हो उसको कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है वो है पराविद्युतांक। आज का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। इसके बाद में आज की सभा अपन समाप्त करेंगे। हेडिंग है पराविद्युतांक। क्या है बच्चों? पराविद्युतांक। आराम से घर पे बैठ के तुम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हो। या इसको दूसरा नाम है इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी।
आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्या चीज होती है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अपन ने सबसे पहले बोल दिया कि पराविद्युत पदार्थ पूछा जाए तो पराविद्युत पदार्थ क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत के क्या हो, कुचालक हो, विद्युत के कुचालक हो, ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ। कुचालक पदार्थों को क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक क्या होता है? इसके लिए अपन को इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। इसको सिंबल इसका क्या होता है? एप्सिलॉन आर। इसके लिए मैं सिंपल सी बात है वो साइड में देखो बताता हूँ कि अपन ने थोड़ी देर पहले एक एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। इसके लिए इसको अपन ने क्या बोला था? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको अपन ने क्या बोला था? निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। दूसरा है एप्सिलॉन। यदि मैं ओनली एप्सिलॉन लिखूं या फिर क्या लिखूं? एप्सिलॉन एम लिख दूं। क्या लिख दूं? एप्सिलॉन एम। इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। ये है माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी है भाई? माध्यम की। इसके बाद तीसरी आई एप्सिलॉन आर। क्या कौन सा आया? एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर है, आर फॉर रिलेटिव। आर फॉर क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेशन बताने वाला। तो ये रिलेशन बताने वाली परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है। इसको अपन पढ़ रहे हैं। ये क्या चीज होती है? तो एप्सिलॉन आर है वो क्या है? देखो, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो निर्वात में कितना है और किसी माध्यम में लाने के बाद इन आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे लिखूं मैं, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल। अब देखो एप्सिलॉन आर, इसको निर्वात में बल अपन एफ लिख दिया और माध्यम में बल को क्या लिख दिया? एफ एम लिख दिया। क्या लिख दिया? एफ एम। अब हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब कूलाम का नियम अपन को बचपन से आ रहा है। बचपन में क्या पढ़ा था कि इस एफ का मान अपन लिखना चाहे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ क्या है? बल लगने वाला, आवेशों के मध्य बल। और आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है? कूलाम का नियम अपन पढ़ रखा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वही मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपून में क्या है? एफ एम। एम मतलब निर्वात में ऊपर लग गया, नीचे वाला किस में लगेगा? माध्यम में। माध्यम में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या लिखेंगे? ये तो माध्यम का है, माध्यम है तो अपन क्या लिखेंगे? ओनली एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम। ओनली एप्सिलॉन लिख दिया। आवेश तो वही है Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी वही है R दूरी। अब जितना कट रहा है उतने धमाके तुम कर दो फटाफट। एक धमाके करने तुम अच्छे से आते हैं, तुम क्वालिटी स्टूडेंट हो, मुझे पता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है? ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा भाइयों? ऊपर चला जाएगा। और ये कहाँ रहेगा? नीचे ये सॉरी ये एप्सिलॉन आर की जगह 0 नॉट। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। थोड़ी ही देर पहले मैंने बोला था कि ये तो रिलेशन बताने वाली विद्युतशीलता है। रिलेशन मतलब दो के बीच में संबंध बताती है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की। एप्सिलॉन नॉट किसकी है? निर्वात की। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलताओं के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परिभाषा समझ में आई या को नहीं आई? देखो, निर्वात की विद्युतशीलता नीचे है, माध्यम की विद्युतशीलता ऊपर है। तो अपन इसको बोलेंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। समझ में आई? ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा थी जिसको आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में। स्पेशली मैं कैरियर एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनमाल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम में, घर पे जो इम्पोर्टेंट टाइम में आप इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के आप अपनी पढ़ाई को भी देंगे। उस पढ़ाई में आप अपने पूरे ये नोट्स है वो नोटबुक में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से। और अभी से आपको फिजिक्स की ऐसी स्टडी करनी है कि आपको जुलाई में आने तक पूरा लगभग 50% से ज़्यादा सिलेबस तुम लोगों को घर बैठे लॉकडाउन सिखा देवे। इस टाइप से अपन को घर पे स्टडी करनी है। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप सीधा कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कभी भी आप इसका डाउट पूछ सकते हैं। आज की सभा, आज की कहानी अपन यहीं पे रोकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ध्यान रहे कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिए, वो आप आराम से ईमानदारी से घर पे कोशिश करेंगे करने की, और कल की क्लास में आप वापस इसमें चेक करेंगे। आज की सभा समाप्त। धन्यवाद।